गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा फिजियोलॉजी। तो हम देख लेते हैं कि फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो फिजियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स वर्क। मीन्स फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी एक तरह की साइंस है जिससे हमें पता चलता है कि लिविंग थिंग किस तरह से वर्क करती हैं। ठीक है। देन इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करते हैं? तो सबसे पहले इसमें फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स देखने पड़ेंगे कि एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो आ रहा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। ऐसे कौन से कारक हैं जो निर्धारित करते हैं आपकी सहन क्षमता को? तो सबसे पहले देख लेते हैं एंड्योरेंस क्या होता है। एंड्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू परफॉर्म कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज लाइक रनिंग, एरोबिक एक्सरसाइज और स्विमिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स कोई भी ऐसा काम करने की हमारे शरीर की क्षमता जिसे हम एक एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम तक कर सकते हैं, मतलब एक लंबे समय तक निर्धारित लंबे समय तक हम कर सकते हैं, वो होती है हमारी बॉडी की सहन क्षमता। ठीक है। ये बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला द एबिलिटी टू कंज्यूम इनफ ऑक्सीजन। इसमें दो चीज़ें वर्क करती हैं कि आपकी बॉडी की क्या एबिलिटी है, कितनी ऑक्सीजन आप कंज्यूम कर सकते हो। और दूसरा एडुकेट फ्यूल प्रोविजन, आपकी बॉडी को कितना फ्यूल प्रोवाइड हो रहा है जिससे कि आपकी बॉडी की एंड्योरेंस बढ़ सकती है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर हम देखेंगे कौन कौन सा। पहला फैक्टर है द मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक और एरोबिक कैपेसिटी। मीन्स जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए थी। एरोबिक कैपेसिटी वो एक्टिविटीज़ वो कैपेसिटी होती है हमारे शरीर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, हमारे शरीर की, हमारे बॉडी की, जिसमें हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है किसी भी एक्टिविटी में। और मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है? VO2 मैक्स और मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी यूटिलाइज और कंज्यूम बाय द वर्किंग मसल्स पर मिनट। मीन्स हमारी जो वर्किंग मसल्स हैं बॉडी में वो कितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकती हैं, एब्जॉर्ब कर सकती हैं फ्रॉम द ब्लड इन पर मिनट। तो ये हमारी बॉडी की क्या होती है, वो मिनिमल ऑक्सीजन अपटेक होती है। ठीक है। तो इस पर हमारी एंड्योरेंस, बॉडी की एंड्योरेंस डिपेंड करती है। ठीक है, डिटरमाइन करती है। देन लैक्टिक थ्रेशोल्ड, हमारी बॉडी में लैक्टिक थ्रेशोल्ड का मतलब होता है जो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस होती है। तो जब हम कोई भी काम करते हैं, जब हम रेगुलर काम नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी में जॉइंट्स पे लैक्टिक एसिड स्टोर होना शुरू होगा जिससे कि हमारे जॉइंट पेन हो जाए। तो एंड्योरेंस इसी चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर हम कुछ भी काम को कभी कभी करते हैं या कुछ टाइम के लिए करते हैं तो वो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस हमारी बॉडी नहीं कर पाती। लेकिन जब हम रेगुलर वर्क करेंगे तो हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करना सीख लेगी। तो हम एंड्योरेंस के जितनी भी एक्टिविटी है उसमें ये सब चीज़ें भी ध्यान में देखी जाती है। देखिए इसमें लिखा द लैक्टिक थ्रेशोल्ड इज द एक्सरसाइज इंटेंसिटी एट विच lactic acid start to accumulate in the blood stream. The lactic threshold is a useful measure for deciding exercise intensity for training in endurance sports. तो ये बेसिकली लैक्टिक थ्रेशोल्ड जो है वो बेसिकली एक क्या कहते हैं आपका डिसाइडिंग फैक्टर है, मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है एक्सरसाइज में कि एक्सरसाइज की इंटेंसिटी एंड्योरेंस की एक्टिविटी में कितनी होनी चाहिए। जैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, रोइंग करते हैं, ये सब क्या है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के हैं, मतलब एंड्योरेंस स्पोर्ट्स हैं। ठीक है। देन बेटर लैक्टिक थ्रेशोल्ड डिले फटीग एंड थस इंक्रीज एंड्योरेंस। अगर आपकी बॉडी का लैक्टिक थ्रेशोल्ड बेटर है, अगर आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड को टॉलरेट अच्छे से कर सकती है तो आपकी जो एंड्योरेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। देन मसल कंपोजिशन, हमारी बॉडी में दो तरीके के फाइबर्स होते हैं। ठीक है। एक स्लो ट्विच फाइबर, एक फास्ट ट्विच फाइबर। तो स्लो ट्विच फाइबर बेसिकली एंड्योरेंस एक्टिविटी के लिए ज़्यादा चाहिए होते हैं क्योंकि वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और लॉन्ग समय के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही जो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं वो बेसिकली हमारे को एरोबिक कैपेसिटी जहाँ पे चाहिए होती है, अनएरोबिक कैपेसिटी जहाँ चाहिए होती है वहाँ चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पे वो ऑक्सीजन कम यूज़ करके भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कम समय के लिए देते हैं, जिसमें हम स्पीड इवेंट्स को काउंट कर सकते हैं। और उसको करने से क्या होगा, बेसिकली जो स्पीड इवेंट को हम कर लेंगे तो वहाँ पे हमें फास्ट ट्विच फाइबर की महत्ता ज़्यादा चाहिए होती है। तो मसल कंपोजिशन भी बेसिकली आपकी फिजियोलॉजिकल फैक्टर को एंड्योरेंस को डिटरमाइन करती है। देन इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, एथलीट विद ए हाई एक्सरसाइज इकोनॉमी एक्सपेंड लेस एनर्जी एट एनी गिवन वर्कलोड। अगर किसी भी एथलीट की जो एक्सरसाइज इकोनॉमी है वो हाई है तो उसकी एनर्जी कम लगेगी किसी भी गिवन वर्कलोड को करने के। जैसे हमने कोई भी 2-3 प्लेयर्स ले लिए, ABC 3 सब्जेक्ट ले लिए, 3 प्लेयर्स ले लिए, तो ABC तीनों ने क्या किया, कोई भी एक्टिविटी करी, उसमें A को कम टाइम लगा, B को ज़्यादा लगा, C को उस B से थोड़ा ज़्यादा लगा। तो क्या हुआ, जिसकी मूवमेंट ऑफ इकोनॉमी अच्छी है, मतलब जो मूवमेंट अच्छा करता है, वेल मेंटेन मूवमेंट करता है, जिसकी मूवमेंट बहुत अच्छी हैं और बिल्कुल
पैटर्न के साथ वो मूवमेंट कर रहा है तो उसकी जो वर्कलोड में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी, ठीक है, वो अच्छे से उस चीज़ को कर लेगा, हाई एक्सरसाइज इकोनॉमी उसकी बनी रहेगी, उसको लेस एनर्जी चाहिए होगी किसी भी काम में। दिस मीन दैट सम एथलीट जस्ट ए लिटिल लेस एनर्जी टू द एग्जैक्ट सेम थिंग देन अदर एंड हैव बेटर एंड्योरेंस, ठीक है। एथलीट्स स्पीड अलॉट टाइम ट्रेनिंग टू इम्प्रूव फ्रॉम स्टाइल एंड दे आर इम्प्रूव इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड आता है एडुकेट फ्यूल प्रोविजन। जैसे हमारी गाड़ियों को, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी बाइक्स को चलने के लिए प्रॉपर तेल चाहिए होता है, अगर उसमें प्रॉपर तेल नहीं हो तो वो निर्धारित दूरी तक नहीं जा सकती। ऐसे ही हमारी बॉडी को भी समय समय पे काम करने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। द एबिलिटी टू एक्सरसाइज फॉर एक्सटेंडेड पीरियड रिक्वायर एडुकेट फ्यूल, मीन्स अगर हमें कोई भी एक्टिविटी लंबे समय तक के लिए करनी है तो हमारी बॉडी को फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। द ह्यूमन बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन द फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट टू सपोर्ट एटीपी रीजनरेशन फॉर सस्टेन्ड मसल कंट्रैक्शन। एटीपी बेसिकली एडोसाइन ट्राइस फॉस्फेट होता है जो कि मसल कंट्रैक्शन वगैरह के लिए यूज़ होता है, हमारा ये हार्मोन होता है, ठीक है। ये एक तरह का एडोसाइन ट्राइसोफेट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बेसिकली हार्मोन नहीं, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मसल कंट्रैक्शन वगैरह के लिए यूज होता है। तो ये फैट और कार्बोहाइड्रेट की सपोर्ट से वर्क करता है हमारी बॉडी में। द अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट एंड्योरेंस एक्सरसाइज कैपेसिटी। तो ये जितने भी हमने अभी फैक्टर्स पढ़े हैं ये सब बेसिकली आपकी बॉडी में एंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें भी हमें फाइबर्स के ऊपर हमारी मसल कंपोजिशन को देखना पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, दीज आर टू बेसिक टाइप ऑफ मसल फाइबर ऑफन रेफर्ड टू एज ए सॉफ्ट ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच। स्लो ट्विच मसल फाइबर आर बेस्ट यूज फॉर कार्डियोवास्कुलर एरोबिक एक्टिविटीज़, मीन्स जो स्लो ट्विच फाइबर है जो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा समय के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो बेस्ट किसके लिए होते हैं, एरोबिक कैपेसिटी के, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा में ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। एंड एंड्योरेंस एक्टिविटी, फास्ट ट्विच फाइबर आर बेस्ट यूज फॉर अनएरोबिक, मीन्स जहाँ पे हमें स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ अनएरोबिक एक्टिविटी, जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा में उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती जितनी एरोबिक में चाहिए होती है। तो ऐसी जगहों पे हमारे ये जो फाइबर्स की जो वर्किंग होती है वो ऐसी होती है। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन। तो साइज़ ऑफ मसल, बेसिकली साइज़ ऑफ मसल, जाहिर सी बात है कि जिस इंसान की मसल्स बड़ी होंगी वो उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे भी यही बताया गया इस पॉइंट में, देखो लास्ट में आता है लार्जर द मसल स्ट्रॉन्गर द पर्सन, मतलब जिस इंसान की मसल्स जितनी ज़्यादा बड़ी होंगी उतनी ज़्यादा उस आदमी के अंदर स्ट्रेंथ होगी। देन सेकंड बॉडी वेट, तो बॉडी वेट के बारे में ये कहा जाता है कि जिस इंसान में ज़्यादा बॉडी वेट होता है उसकी भी जो पावर होती है शरीर में वो उतनी ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उसकी, ठीक है। जहाँ पे जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है, एक एग्जांपल भी इसमें देख लेते हैं हम, ए हैवी वेट बॉक्सर इज मच स्ट्रॉन्गर देन ए लाइट वेट बॉक्सर एंड द पंचिंग पावर इज इक्वली डिफरेंट। मतलब अगर हम बॉक्सिंग का एक डिफरेंस लें, एक 50 kg का बॉक्सर है, एक 80 kg का, तो जाहिर सी बात है जो 80 kg का बॉक्सर है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसके पंच में ज़्यादा पावर होगी, ठीक है। देन लिम्ब लेंथ, अनदर स्ट्रेंथ फैक्टर दैट इज नेचुरली डिटरमाइंड इज लिम्ब लेंथ। बेसिकली जो हमारी लिम्स की लेंथ होती है वो भी एक हमारी स्ट्रेंथ को मेजर करने का, एक डिटरमाइन करने का एक फैक्टर है। पर्सन विद शॉर्ट लिम्स टेंड टू बी एबल लिफ्ट मोर वेट बिकॉज ऑफ एडवांटेज लिवरेज फैक्टर, मीन्स जिसकी हाथ पैरों की जो लंबाई होती है वो छोटी होगी, वो उसको एक लेवरेज फैक्टर मिलता है कि उसकी बॉडी ज़्यादा वेट उठा सकती है, ठीक है। देन पॉइंट ऑफ टेंडन इंसर्शन, हमारी जो मसल स्ट्रेंथ है, मसल स्ट्रेंथ इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉइंट ऑफ टेंडन इंसर्शन। तो वो जैसे हमारे टेंडन इंसर्ट होंगे जॉइंट्स में वो उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ए बी बोथ हैव द सेम आर्म एंड मसल लेंथ, जैसे हमने दो लोग लिए ए और बी, तो ए और बी की दोनों की आर्म लेंथ जो है वो सेम है, मसल लेंथ सेम है। However, A bicep tendon attached to his forearm farther from his elbow joint than B does. लेकिन इसमें ए का क्या है, ए के जो बेसिकली टेंडन है वो अटैच है उसकी फोर आर्म, मीन्स उसकी जो फोर आर्म्स हैं उनसे अटैच हैं, जो कि एल्बो से भी आगे, मतलब एल्बो से आगे बढ़ के फोर आर्म से अटैच है। तो उसके पास एक एडवांटेज है बायोमैकेनिकली कि वो बी से ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा जो बाइसेप्स के जो क्या कहते हैं टेंडन इंसर्ट होते हैं वो हमारे एल्बो तक होते हैं, लेकिन एक जो है वो एल्बो से आगे फोर आर्म पे अटैच है, तो कहीं ना कहीं उसको एक बायोमैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। देन न्यूरल एफिशिएंसी, द नर्वस सिस्टम इज आल्सो प्ले एन रोल इन स्ट्रेंथ, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम आल्सो प्ले ए रोल इन स्ट्रेंथ। तो बेसिकली हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी हमारी स्ट्रेंथ के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है।
ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम हैव द पावर टू एक्टिवेट मोर मोटर यूनिट्स देन दे नीड टू जनरेट लार्जर अमाउंट्स ऑफ फोर्स। जैसे ही हमारे शरीर को ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारी बॉडी को एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है जिससे कि वो ज़्यादा मोटर यूनिट्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। तो और थ्रू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बॉडी लर्न्स टू रिक्रूट मोर योर मोटर यूनिट एंड इंक्रीज हाउ ऑफन दीज यूनिट्स फायर। और हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के द्वारा, हम जो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है उसके द्वारा अपनी जो मोटर यूनिट्स हैं इनको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे वो फैक्टर्स जो आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है उसको डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। स्पीड मीन्स हमारी बॉडी की क्या, स्पीड इज़ द फिजिकल स्किल दैट अलो अस टू परफॉर्म मूवमेंट इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। मीन्स हमारी बॉडी की, सभी की इंसानों की बॉडी की जो स्पीड है हर एक्टिविटी में वो अलग अलग होगी। कोई 100 मीटर की जो रेस है उसको बहुत जल्दी कर लेगा, कोई कम समय में करेगा, कोई उससे भी कम समय में करेगा। तो ये हमारी बॉडी की एक क्या कहते हैं, स्किल है कि किस तरह से हम कोई परफॉर्म करते हैं मूवमेंट एक गिवन दिए हुए टाइम में। ठीक है, कौन कितनी जल्दी इस काम को कर सकता है ये उसकी बॉडी की स्पीड पे डिपेंड करता है। देन फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो स्पीड को डिटरमाइन करते हैं? तो यहाँ पे एक फास्ट ट्विच मसल फाइबर, मैंने बताया था कि स्लो ट्विच मसल फाइबर एरोबिक एक्टिविटी के लिए नेसेसरी होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा समय के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जल्दी थकते नहीं है उससे इंसान। लेकिन जहाँ स्पीड की बात होती है वहाँ आपके फास्ट ट्विच फाइबर अच्छे से वर्क करते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर क्या करेंगे, फास्ट ट्विच फाइबर फास्टली कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कम समय के लिए एनर्जी देंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स देंगे जिसमें कि आप उस एक्टिविटी को स्पीड से कर सकते हैं और कुछ टाइम बाद उसमें थकावट आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, देन बॉडी फैट एक्ट एज ए एक्सेस बैगेज व्हेन ट्राइंग टू रन। तो जब हम दौड़ने की कोशिश करते हैं तो बॉडी फैट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मान लो मेरा वेट बहुत ज़्यादा है और सामने वाले का वेट कम है, या मेरा वेट बहुत कम है और सामने वाले का वेट बहुत ज़्यादा है, तो मैं उससे तेज़ दौड़ पाऊंगा, वो मुझसे उतना तेज़ नहीं दौड़ेगा जितना मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है जिसके हमारी बॉडी की स्पीड डिपेंड करती है। इसमें बताया गया बॉडी फैट 6 to 10% ऑफ बॉडी वेट फॉर मैन एंड 12 to 17% ऑफ बॉडी वेट फॉर वुमेन इज डिजायरेबल फॉर स्प्रिंटिंग शॉर्ट डिस्टेंस। जब भी आप शॉर्ट डिस्टेंस रेस करते हैं तो मेल्स के लिए बॉडी फैट 6 to 10% और फीमेल्स के लिए 12 to 17% बॉडी वेट डिज़ायरेबल होता है। लोअर रेंज ऑफ बॉडी फैट इज़ अनहेल्दी। अगर बॉडी पे फैट लोअर रेंज पे तो वो अनहेल्दी भी होता है हमारे शरीर के, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, देन अनारोबिक कैपेसिटी बेसिकली जहाँ पे किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमें ऑक्सीजन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन द अनारोबिक एनर्जी सिस्टम। एनारोबिक कैपेसिटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। मैंने भी बताया कि जहाँ पे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत रिक्वायर्ड नहीं होती है किसी भी एक्टिविटी के लिए। शॉर्ट बर्स्ट ऑफ स्पीड आर अनारोबिक एंड आर वेरी इंटेंसिव। तो जो हम शॉर्ट डिस्टेंस की रेस करते हैं, जैसे 100 मीटर दौड़ते हैं, तो वहाँ पे जो हमारी कैपेसिटी है वो अनारोबिक कैपेसिटी यूज़ होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम समय के लिए हम दौड़ते हैं, बहुत फास्ट दौड़ते हैं, तो वहाँ पे इतनी जल्दी हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हम एक बार में दौड़ जाते हैं। Our body can only perform a certain number of quick bursts of speed before we experience the physiological response of pain and fatigue. Thus, an athlete having better anaerobic capacity will have a better speed. जिस एथलीट की अनारोबिक कैपेसिटी बेटर है उसकी स्पीड भी बॉडी में बेटर होगी। देन न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स अफेक्ट स्पीड। फास्टर रिस्पॉन्स लीड टू फास्टर मसल कंट्रैक्शन। जैसे ही हमारा न्यूरोमस्कुलर जो रिस्पॉन्स होते हैं अगर वो भी फास्ट हैं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जैसे अगर हमारे न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स फास्ट हैं तो हमारी बॉडी की जो स्पीड होगी वो हमारा जो मसल कंट्रैक्शन होगा वो भी फास्ट होगा। जैसे हमें फास्ट रिस्पॉन्स मिला वैसे हमारे मसल का कंट्रैक्शन हुआ और वैसे ही हमारी बॉडी ने उस एनर्जी को प्रोड्यूस किया, स्पीड को प्रोड्यूस किया, तो हमारी स्पीड भी इस चीज़ पे डिपेंड करती है। देन फ्लेक्सिबिलिटी। तो अनदर फैक्टर मतलब हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी जो रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे जॉइंट भी हमारी स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है गुड फ्लेक्सिबिलिटी विल हेल्प एन एथलीट टू मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट विदाउट मच एफर्ट एंड एक्शन। अगर हमारी रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो हमारे को ज़्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ता, ज़्यादा दबाव नहीं झेलना पड़ता किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इसमें। तो ये आएगा आपका नेक्स्ट क्या क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, बेसिकली द रेंज ऑफ ए मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं?
सबसे पहला आ रहा है जॉइंट स्ट्रक्चर, मीन्स हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के जॉइंट्स हैं, सभी जॉइंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। तो जैसे जॉइंट का स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से उसकी मूवमेंट होगी। अगर फ्रीली मूवेबल जॉइंट है तो उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, अगर पाइवट जॉइंट है उसकी उस हिसाब से होगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो उनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। देन एज, तो रेंज ऑफ मोशन फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज विद द एज, चिल्ड्रन हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन एडल्ट्स। जब हम बच्चे होते हैं या जो बच्चा होता है उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, हालांकि और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो क्या देखा होगा, एक बच्चा है, एक एडल्ट है और एक ओल्ड एज पीपल है। तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो बेसिकली एक बच्चे में होती है, उसके बाद एडल्ट में, और देन उसके बाद जो वृद्ध व्यक्ति है, क्योंकि धीरे धीरे एजड पीपल में बहुत से चेंजेस आते रहते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे चेंज आते रहते हैं। देन जेंडर, फीमेल टेंड टू मोर फ्लेक्सिबल देन मेल्स, तो फीमेल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो मेल्स से ज़्यादा होती है। कनेक्टिव टिश्यूज़, डीप कनेक्टिव टिश्यू सच एज फैसिया एंड टेंडन्स लिमिट रेंज ऑफ मोशन। अभी हमने पढ़ा था कि टेंडन इंसर्शन होता है, अगर वही टेंडन इंसर्शन हमारा एल्बो पे होता तो हमें कम स्ट्रेंथ मिलती, वहीं अगर वो फोर आर्म से कनेक्ट ज़्यादा स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी काम आ रही है। जब हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। लिगामेंट डू नॉट सीम टू डिस्प्ले एन इलास्टिक प्रॉपर्टी, हाउएवर विद एक्सपोजर टू स्ट्रेचिंग दे मे एक्सटेंड टू ए न्यू लेंथ। तो जैसे जैसे हम उनको स्ट्रेच करेंगे वो एक न्यू लेंथ की तरफ स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। देन इंटरनल इन्वायरमेंट, तो बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो भी हमारी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इफेक्ट करता है। मान लीजिए हम 40 डिग्री टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए बाहर हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के थकावट बढ़ेगी और हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। वहीं अगर हम 40 डिग्री टेम्परेचर पे हम गर्म पानी में मतलब 10 मिनट के लिए भी रहते हैं तो हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो इंटरनल टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा और जिससे हमारा रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाएगा। देन प्रीवियस इंजरी, तो अगर इंजरी कोई भी हमारी बॉडी में, अगर किसी भी तरह की कोई इंजरी हमारी बॉडी में है तो वो इंजरी भी हमारी बॉडी के जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको, मान लो किसी इंसान की कोई ऐसी इंजरी हो गई जिसमें उसके कमर में चोट लग गई, तो कहीं ना कहीं उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है कमर की वो इफेक्टेड हुई है। मान लो किसी के नी इंजरी हुई है, उसकी सर्जरी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है नी की वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड हुई है, उसकी जो नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी वो हुई है। तो उसको बैठते समय उठते समय कई चीज़ों का ध्यान, तो कहीं ना कहीं वो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है। तो यही चीज़ें होती हैं, यही सारे फैक्टर हैं जो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को